तो ये हैं आंध्र प्रदेश के एक कर्मी जो अरब कंट्री में आए हैं पैसा कमाने, और इस वीडियो में आपको देखा जा सकता है कि कैसे वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। నాకు దయచేసి ఎవరైనా సాయం చేయండి సార్. ఈ ఎడారి నుంచి నన్ను బయట వేసేయండి, ఇంటికి వచ్చేస్తాను. ఈడున్నానంటే చచ్చిపోతాను సార్, ఇంక 2 రోజులు ఉంటే చచ్చిపోతాను. यहाँ न तो पानी है, न तो उनको बचाने के लिए कोई लोग हैं, न तो खाना है। उनका सिर्फ एक ही विनती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग अपने गहने को गिरवी रख करके, अपनी ज़मीन को बेच करके, अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ करके चले जाते हैं अरब कंट्री पैसा कमाने। और वहाँ जाने के बाद उनका न सिर्फ एक सपना जो टूट जाता है, बल्कि उनके साथ साथ उनकी मोरालिटी, ह्यूमैनिटी सब कुछ एकदम ज़मीन पे आके गिर जाता है। ये दोस्तों हमारे बिछाना पड़े हुए हैं, ठीक है, सोते हैं रात में इधर ही बाहर को, और बहुत गर्मी भी होता है ना, पूरा पसीना से भीग जाता है आदमी, इसके लिए बाहर सोना पड़ता है। और ये भी डर आता है सांप बिच्छू का काटने का। वो तब पर भी वहीं पे टिके रहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हम यहाँ से कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा कमाकर हम अपने देश, अपने गांव भेजें, ताकि हमारे बच्चे खा पी सके, आराम से रह सके और अपने इलाज करवा सके और बच्चे स्कूल जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं होता है। इससे वहाँ पे सिर्फ काम का ही दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे दिक्कत है वहाँ के मार पीट, गाली गलौज, और आपका ह्यूमैनिटी और आपका मोरालिटी इतना डाउन होके वहाँ पे काम करना पड़ता है कि आप अपना दुख और दर्द अपने देश, अपने गांव के लोगों को, अपने बीबी को, अपने मम्मी पापा को आप फ़ोन पे बता भी नहीं सकते। ये सब आप सिर्फ इसलिए झेलते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से 4-6 पैसे कमा करके हम अपने वतन वापस भेज सकें, और ताकि हमारे गरीब परिवार का एक पालन पोषण हो सके। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ये सब वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों का वीडियो है जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। 2020 की जनगणना के अनुसार माना जाए तो लगभग 41 मिलियन वर्कर या रिफ्यूजी पाए जाते हैं जो विदेशों से आकर के इस अरब कंट्री में काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और आपके सऊदी अरेबिया। अगर आप अनुमान लगा सकते हो कि 41 मिलियन लोग जो मरुस्थल में काम कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, किस परिस्थिति में हैं, कैसे उनके ऊपर गुजारा हो रहा है, वो खा भी रहे हैं, सो रहे, इस चीज़ का किसी भी प्रकार का वीडियो हमारे पास प्रूफ नहीं है। इतने विषम परिस्थिति होने के बावजूद जहाँ पे न तो पानी है, न तो सड़क है, न तो इंटरनेट है, न तो घर है, न तो अच्छी खासी सैलरी है, और तो और उनको किसी भी समय डांटना, किसी भी समय गाली देना, और किसी भी समय उनको पिटाई कर देना, इसके अलावा उनका जान कभी भी जा सकती है। और तो और अभी तक बहुत से ऐसे केस पाए गए हैं कि लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। अब वहाँ पे इतने विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी लोग इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वहाँ से 2 पैसे कमाकर अपने गांव भेजकर अपने बच्चों के पालन पोषण कर सके और उनको स्कूल भेज सके। अब ये सवाल उठता है कि इसने विषम परिस्थिति है, वहाँ पे उन्होंने मारे जाते हैं, लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं, और उनको पैसा भी कम मिलता है, उनको पिटाई भी किया जाता है, उनको गाली भी दिया जाता है, फिर भी वहाँ पे क्यों टिके रहते हैं? आखिर में वहाँ जाते ही क्यों हैं? क्या वहाँ की सरकार उनको देखती क्यों नहीं है? क्या कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई रूल नहीं है जो इन सब चीज़ों को रोक सके? तो आइए आज के इस वीडियो में हम बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इस ताकत का फायदा उठाकर लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है और कई बार लोग अपने देश भी लौट नहीं पाते। ये है अरब कंट्री, और ये है अरब कंट्री में पाए जाने वाले अब मरुस्थल। इस मरुस्थल में काम करने के लिए अरब कंट्री के लोग कभी नहीं जाते। उसका मेन कारण है वहाँ का मौसम। गर्मी के दिनों में वहाँ का टेम्परेचर 56-57 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठंडी के दिनों में वहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री, जो कि बहुत ही ठंडा हो जाता है। और तो और एक ही दिन में गर्मी में बहुत गर्म और ठंडी में बहुत गर्म हो जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पे गर्मी में बहुत गर्म और ठंडी में बहुत गर्म होता है, वहाँ पे इंसान के रहने लायक नहीं होता है।
उसका बेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे चंद्रमा का वो पार्ट जो सूरज की तरफ रहता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जब उसी जगह पे जब रात होता है तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि भारत ने अपना चंद्रयान भेजा था, जब तक वहां दिन था तो बहुत अच्छे से काम किया, और रात जैसे हुई वहां पे काम करना बंद कर दिया। सोचो कि ऐसे विषम परिस्थिति में जब बॉडी का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम हो जाता है, ऐसे जगह पे हमारी शरीर की बायोलॉजी अलाउ नहीं करती, वहां जिंदा कोई रह ही नहीं सकता। ऐसे परिस्थिति में जो अरब के लोग हैं वहां इसीलिए वहां पे काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े जमीन का करना क्या है, तो इतने बड़े जमीन में वहां पे सबसे ज्यादा कृषि का काम होता है, जैसे खजूर की खेती, अंजीर की खेती, ताड़ की खेती, और सबसे ज्यादा खेती होते वहां के पाम ऑयल की खेती। इसके अलावा तेल की खेती होती है, आपको पता होगा। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन के भी काम होते हैं जो मरुस्थल में नहीं बल्कि शहरों में ज्यादा होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो ये सारा लेबर वर्क है, जो ये कठिन वर्क है, और कठिन वर्क इन विषम परिस्थितियों में करेगा कौन? इसको करने के लिए आते हैं हमारे देश से, भारत से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी अन्य जगह से कई देश, और अफ्रीका से भी कई लोग यहाँ पे काम करने के लिए मजबूरन उनको यहाँ पे आना पड़ता है। और जब आते हैं तो वहीं से शुरू होती है समस्या नंबर 1, उसको बोलते हैं धोखा देना। धोखा देना का मतलब होता है कि जैसे कि मछलियों को जब चारा दिया जाता है तो उसमें दिखाते हैं कुछ और दिया जाता है कुछ और। ठीक उसी तरीके से वहां का एक वीजा सिस्टम है। वहां एक इमिरेती लॉ है, हाँ वही अमीरात से बना हुआ है। वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी को अगर हायर करती है तो उसका आने जाने का खर्च और उसके वीजा का खर्च कंपनी वहन करेगी। तो ये यहाँ का रूल है। लेकिन असलियत में प्रॉब्लम शुरू होती है जो लोग वहां जाते हैं उनके एजेंट द्वारा। एजेंट क्या कहता है कि आप हमको वीजा का पैसा दे दो, आप हमको जो है टिकट का पैसा दे दो, हम आपको जो है अरब कंट्री पहुंचा देंगे। और जो इंसान मजबूर रहता है वो पैसा अपने एजेंट को दे देता है। जब अरब कंट्री पहुंचता है तब जाके पता लगता है कि पैसा तो सारा कंपनी ने दे रखा है, और तब तक वो जो है मजदूर भाई 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है। इमरेती लॉ ये भी कहता है कि अगर आप जो भी वीजा में पैसा जो भी खर्चा हुआ और उसके आने जाने का जो भी खर्चा हुआ, जिस मजदूर के लिए आप करते हैं, जब वो आपके यहाँ काम करने लगे तो वो पैसा उस कंपनी को वापस करना पड़ेगा। सोचो कि अगर वो मजदूर अगर 6 महीने तक काम किया और छोड़ दिया तो वहीं से शुरू होती है उसकी प्रॉब्लम नंबर 2। क्या होता है कि उसका वीजा जब्त कर लिया जाता है, और चूंकि वो इंडिया वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी बहुत बड़ा लोन उसके सर के ऊपर रहता है, तो क्या करता है कि वो लोगों से उधार लेना शुरू कर देता है। कंपनियों से लेता है, अपने दोस्तों से लेता है, जिस कंपनी में जाना चाहता है वहां से लोन लेता है और उनको दे देता है, और इस तरह से उसके ऊपर होता है दूसरा लोन। और सोचो कि अगर वो किसी भी परिस्थिति में वो लोन नहीं जुटा पा रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि उसका वीजा जो है वो कंपनी वाला उनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लेता है। उसके बाद वो भागा फिरता रहता है। वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो सिर्फ 10 साल 20 साल 30 साल तक वहीं टिके रहते हैं, सिर्फ अपनी जो है उस लोन को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वो वहां पे गए हैं पैसा कमाने ताकि उसी पैसे से अपने घर को भेज करके अपने घर का पालन पोषण कर सके। तो अपने जो कमाए हुए पैसे के थोड़ा बहुत पार्ट, क्योंकि उनको घर भी भेजना रहता है, इसी वजह से वो वहां का लोन चुका ही नहीं पाते। इसी वजह से वहां पे लोग 10 साल 20 साल 30 साल तक वहां पे टिके रहते हैं। वो कभी इंडिया वापस से नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। बहुत ऐसा केस सुनने में आया है कि ऐसे केस में बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत लोग गायब हो जाते हैं, वो कहां चले गए, बहुत लोग पता भी नहीं चलता है। वहां न तो अरब कंट्री को पता है वो कहां गायब है, न तो भारत देश को पता रहता है कि वो वहां है। प्रॉब्लम नंबर 2, फॉल्स प्रॉमिसेस। जब कोई मजदूर अरब कंट्री में जाना चाहता है तो उनका एजेंट उनको बताता है कि वहां पे एक ड्राइविंग की पोस्ट खाली है, मैं तुम्हें ड्राइवर बनवा दूंगा, वहां पे ड्राइवर में रहना, तुमको ये कमरा मिलेगा, वो कमरा मिलेगा, तुमको इतना सैलरी मिलेगी। और जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है तो वहां पे कुछ लोग लेने आते हैं और लेके चले जाते हैं ऐसे जगह पे जहां पे जिसके लिए वो जो है अनुबंधित नहीं था, जिसके लिए उसने साइन नहीं किया था। जैसे कि ड्राइविंग के अलावा कोई और भी काम दे सकते हैं, XYZ। मैं यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में, बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। कहने का तात्पर्य है कि वो जिसके लिए आए रहते हैं उनसे वो काम नहीं करवाया जाता, कुछ भी करवाया जा सकता है। जैसे उनको घास काटने के लिए दे सकता है, अगर कोई रोड है, रोड के किनारे घास लगी है वो काटने के दे सकते हैं, या फिर छत पे गंदगी पड़ी वो काम करने के, वो सफाई करने के लिए दे सकते हैं। अगर किसी टंकी में पानी नहीं है उसमें पानी भरना वो भी दे सकते हैं। अभी हम आ रहे हैं भेड़ और बकरी चराने वाले पे।
वो होता है प्रॉब्लम नंबर 3, जिसको बोलते हैं कफाल सिस्टम। अभी तक जो मैंने 2 प्रॉब्लम बताए वो दोनों प्रॉब्लम में गवर्नमेंट सीधे तरीके से देख सकती है। आप चाहो तो किसी के भी कंपनी के अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हैं, आप अपने कानूनी सहायता लेकर के उनके अगेंस्ट में उनके कंप्लेन कर सकते हैं। सरकार सुनेगी भी, जज भी बैठेगा और आपका सुनेगा भी। लेकिन जनरली इन सब कानूनी दांवपेच में एक गरीब मजदूर इसलिए नहीं फंसना चाहता है क्योंकि उसमें होते हैं ढेर सारे पैसे खर्च, इसलिए कोई इन सब चीजों में पड़ता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम नंबर शुरू होती है नंबर 3 से, कफाल सिस्टम। कफाल सिस्टम क्या होता है कि जब कोई मजदूर किसी कृषि कार्य है, तो चाहे वो ताड़ के खेत के लिए, चाहे अंजीर की खेती के लिए, या पाम ट्री के लिए, या फिर भेड़ चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, या ऊंट चढ़ाने के लिए, ऐसी जगह पे ये सब जगह होते हैं वहां के मरुस्थल पे। जो लोग वहां पे काम करते हैं उनके निगरानी के लिए 1-2 बंदे रखे जाते हैं जो अरब कंट्री के होते हैं, उनको बोला जाता है कफाल, यानी कि सुपरवाइजर। जिसे आप सुपरवाइजर का जो लैंग्वेज होता है आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है, इसी वजह से जो वहां के मजदूर होते हैं वो जैसे जैसे जो भी कहता है वो सुनते रहते हैं, वो करते चले जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं कहा। कफाल सिस्टम इतना खराब है वहां पे कि जैसे कि मान लो कि कफाल ने बोल दिया कि आपको ये चीज करना है और आपने वो चीज कर दिया, और बाद में कहा अरे ये तो मैंने कहा ही नहीं था, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते, आप उससे बहस नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी अगर शाम को आया, काम देखा तुमने जो है ऐसा ढंग से नहीं किया गया है, तो आपको गाली देगा और आपको मार भी सकता है। और ये कफाल सिस्टम इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये आपका पासपोर्ट न सिर्फ रख लेते हैं बल्कि फाड़ फूड़ के फेंक भी देते हैं। और जैसे काम करने के बाद आया कि कोई भी जानवर किसी भी परिस्थिति में अगर 19-20 है, जैसा भी है, कोई न कोई बहाना लेकर के आपको कभी भी गाली दे सकता है और आपको कभी भी पीट सकता है। وادخل يدي هنا في ذبه وذا المصري يا طول العمر والسلامه ما حسبته وكل يوم يجيني عاوز فلوس ما عندي كذا، عندي الفلوس بس كذا مصري عاوز فلوس، والمصري ذا ضعيف وانا قدني ما شاء الله عاوز فلوس، قلت ما عندي لك فلوس، عاوز فلوس. المهم جاء يوم من الايام والمصري يغلط علي، انت كلب، انت حيوان، انت، قلت يا ولد أدب المصري هذا. المصري ذا صغير، أمسك المصري ذا أمسكه على الطاولة أخبط به وأرجع ثاني مرة وأخبط به وأرجع. المهم إليه خليت المصري ذا زي الملعبة عندي، متفرغ له وقت صباح كذا، ثم قدني ألفعه كذا، قدني أتفنن في الهدة حقتي. ये कफाल सिस्टम आपके न सिर्फ काम के बल्कि आप कब कितने बजे सोते हो, कितने बजे जगते हो, कब बाथरूम जाते हो, कितने देर तक आप काम करते हो, ये सारी चीजें पे निगरानी करता है। न सिर्फ निगरानी करता है बल्कि पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करके रखता है, या ये एक प्रकार का मॉडर्न स्लेवरी बोल सकते हैं। इसके अलावा उस मरुस्थल का जो टेम्परेचर होता है दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आपको 8 घंटे काम करने के बजाय आपको 12 से 13 कभी कभी पूरी 24 घंटा काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपको 8 घंटे का काम के लिए वेज दिया गया, आपको सैलरी पे रखा गया है, लेकिन अगर आप भेड़ चरा रहे हैं, भेड़ क्या होती है या कोई भी जानवर होता है तो बीमार भी होते रहते हैं, उनका तबीयत खराब है, रात में वो छूट गए, चले गए, बाहर निकल गए, उनको पकड़ के लाना है। अगर इन सब का काम का समायोजन करेंगे तो कम से कम 12 से लेकर 15 घंटा हर मजदूर को करना पड़ता है जो वहां पे मरुस्थल में काम करते हैं। रही बात सैलरी की, तो सैलरी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, वो इंडियन रुपीज 10,000 रुपए से लेकर के 30 से 35,000 रुपए मिलते हैं उनको। और इसी 30 से 35,000 रुपए में उनका रहना का खर्च, खाने का खर्च, उनका रख रखाव सब कुछ उन्हीं को करना पड़ता है। और तो और वो इतना आइसोलेटेड रहते हैं कि न तो वहां पे पानी है, न तो बिजली है, न तो इंटरनेट है, न तो घर है, न तो इंटरटेनमेंट करने का कोई साधन ही है कि कोई बैठ के वहां टीवी देख ले या कुछ कर ले, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो काफिल लोग इस पे निगरानी करते हैं कि काम कितने अच्छे से किया, कितने खराब से किया, लेकिन काफिल लोग इस चीज पे निगरानी नहीं करते कि उनको खाना भी खाना है, उनको पानी भी पीना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो भेड़ चरा रहा है लेकिन उसके पास पानी नहीं है पीने का, जो पानी एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है हर इंसान की, वो भी इतने बड़े गर्मी में, इतने ज्यादा गर्मी में वो जो है भेड़ और बकरी चरा रहा है, ऊंट चरा रहा है, लेकिन उसके पास पानी नहीं पीने के लिए। अगर ये ट्रक वाला भैया उसको पानी नहीं देता तो क्या पता वो उसकी जान भी जा सकती थी। इसके अलावा अगर रात में उसको ठंड लग रही है तो उसको कहां से रजाई एडजस्ट करना है, कौन सा कंबल ओढ़ना है, ये सब का जिम्मेदारी वो खुद ही करता है।
ऐसा बहुत से केस सामने आया है कि जो पानी वहाँ के जानवर जिस नाद में पानी पीते हैं वही पानी वहाँ के कर्मचारी यानी हमारे मजदूर भाई भी वही पानी पीते। अगर हम खाने की बात करें तो खाना भी उनका बहुत रूखा सूखा खाना होता है, बहुत फैंसी खाने नहीं होते हैं। सोचो कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक साल से लेकर 2 साल 20 साल 30 साल 50 साल तक पूरी जिंदगी उसने सिर्फ इसे रूखा सूखा खाना खा करके बिता दिया, सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो कुछ पैसा बचा सके। उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कैसे लंच हो गया तो अभी जा रहे हैं कैंटीन खाना खा के आ रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, थोड़ा सा आराम कर लें फिर काम शुरू कर लेंगे। या फिर अगर आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट काम किया फिर चले गए बाहर घूम के चले आए, या फिर आराम से बैठे हैं मोबाइल चेक कर रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का इंटरटेनमेंट नाम के कोई चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। अब ऐसे विषम परिस्थिति में अगर आपसे छोटी मोटी कोई गलती हो गई, जैसे कोई जानवर मर गया या फिर कोई जानवर बीमार है, कोई जानवर वीक हो रहा है, ये जो है मोटा क्यों नहीं हो रहा है, ये पतला क्यों नहीं हो रहा है, उसको जो है नहलाया क्यों नहीं, इस चीज़ को लेकर के उनको बहुत तरीके से फिजिकल प्रताड़ना करते हैं। अगर वो गलतियाँ बार बार करते हैं तो आपको बांध के पीटते हैं, कोड़े कोड़े मारते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पर रहने वाले मजदूर कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसका मेन कारण है लैंग्वेज, दूसरा कारण है कफील सिस्टम। उनके देश में ऐसा नासूर जैसा सेट हो गया है अंदर, जैसे शरीर के अंदर हमारा धमनियों के अंदर ऐसे घुस गया है कि उसको एक एक करके पकड़ करके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट निगरानी कभी कर ही नहीं सकती है। वो सिर्फ मजदूर जानता है और वहां के कफील का रिलेशनशिप, उनका कैसा रिलेशन है यही जानता है, और कोई नहीं जानता है वो कैसे बीत रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो इंसान अभी अपने देश से गया था विदेश पैसा कमाने, बहुत बड़ा सपना लेकर के हम जा रहे हैं विदेश, जहाज में बैठ के जाएंगे, उतरेंगे और वहां पे जाके हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा घर में रहेंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा खाएंगे और खूब पैसा भेजेंगे घर पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका मोरल जो है डाउन दिन ब दिन होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है वो सोचता कि अब हमको मौत ही दे दो, इससे अच्छा है। और तो और उसका मोरल इतना डाउन हो जाता है कि वो अपने घर पे कभी फ़ोन करके अपना दुख दर्द बयां भी नहीं कर पाता है कि मैं किस परिस्थिति में यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर भी वो इसी परिस्थिति में टिके रहते हैं क्योंकि उसके बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, ट्रेड यूनियन। 1980 में लेबर लॉ एक पारित किया गया। उस लेबर लॉ के अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट पे हड़ताल पे जाता है या स्ट्राइक पे जाता है तो उसका पूरा भरपाई हड़ताल में इन्वॉल्व होने वाले कर्मचारी ही करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वहाँ का लेबर लॉ भी कंपनी को ही सपोर्ट करता है, बल्कि कर्मचारी को सपोर्ट नहीं करता। वो अपनी बात को बोल भी नहीं सकते, बोल तो सकते हैं लेकिन वो स्ट्राइक में नहीं जा सकते। अगर ये स्ट्राइक पे जाते हैं उसका जितनी भी उसका नुकसान हुआ उस कंपनी का, तो उस कंपनी का पूरा भरपाई जो है उस आंदोलनकारियों को देना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन, एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका काम है कि दूसरे देश में लेबरों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर उस देश की कंपनी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, अगर उस देश के नेता, देश का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको अच्छे से निगरानी नहीं कर पा रही है, तो एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी देश में इंटरफेयर कर सकती है, उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है। अभी 1996 में ऐसा एक इंक्वायरी किया गया था यूएई में। उन्होंने बंच ऑफ क्वेश्चन उनको दिए गए थे, लेकिन उसका जवाब यूएई बहुत अच्छे से नहीं दे पाया था। नंबर 2 है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, जो कि इस बात को निगरानी करता है कि आप उसको कैसे मोरली, आप उसको कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसका रख रखाव कर रहे हैं, उसका खाने का, उसका रहने का, कहाँ सोता है, कितने बजे उठता है, अच्छी नींद ले पाता है कि नहीं, अच्छा खाना खा पा कर, इन सब चीज़ों को ख्याल रखता है। और तीसरा नंबर है कफाल सिस्टम, जो कि वहाँ के देश के लोग ही इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है वहाँ की सरकार, और 5वां चीज़ है आप खुद। ऐसे मजदूर को अगर सही में मदद करना है तो इन 5 चीज़ों को आपस में मिल के काम करना होगा, तब जाकर के इस चीज़ को सही रूप से कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? और अंत में एक सबसे जरूरी बात, इस चैनल पे मैं इस टाइप के वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं। अगर आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस तरह से जानकारी हम आपको और भी बना के देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।